डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अब ज्यादा दूर नहीं है। आप लोगों के मन में एक बड़ा सवाल यह होगा कि अगर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हमें यहाँ से पता लग जाए तो हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से उन्हीं टॉपिक्स के आसपास रख सकते हैं, है ना। तो इस पीडीएफ के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आने वाले टाइम में कुछ अमेंडमेंट होगा या कुछ नए टॉपिक्स ऐड होंगे तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। अभी के लिए इन टॉपिक्स को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको लिखना ना पड़े और आप ये जो टॉपिक्स हैं ये पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएं तो आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहीं पे इसकी पीडीएफ जो है वीडियो के बाद शेयर कर दी जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से देखते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में किन एरियाज पर आपको फोकस करना है। जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो भारतीय पॉलिटी और गवर्नेंस में अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश भारत में भारत का संविधान का निर्माण क्या हुआ, है ना। जैसे इस टॉपिक का दूसरा नाम है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर आप लोग देखेंगे ना तो मॉडर्न इंडिया के हिसाब से भी और पॉलिटी के हिसाब से दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें सवाल हर बार किसी ना कभी 1935 के एक्ट से, कभी 1919 के अधिनियम से, ये सारे जो एक्ट्स है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहते हैं कि आपके 4 से 6 नंबर एकदम फिक्स हो जाए प्रीलिम्स में तो इन टॉपिक्स को आप लोग, ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। दूसरा है आपका संविधान सभा का टॉपिक। जैसे इस बार भी सवाल पूछा गया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है ना, तो थोड़ा सा आपको एरियाज पे ध्यान देना है। मैं थोड़ा स्पीडली आपको टॉपिक्स बताता चला जाऊंगा क्योंकि एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना। तीसरा टॉपिक है आपका संविधान की विशेषताएं। चौथा जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना, हर बार एक सवाल आप प्री में देख सकते हो तो इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। प्रस्तावना में सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से करना है ना, न्याय कहाँ पे है, स्वतंत्रता कहाँ पे है, ऊपर से नीचे इनका सीक्वेंस हर शब्द का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इवन प्रस्तावना बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए। अगला फिक्स ही है, फंडामेंटल राइट से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना, हर साल ही प्रीलिम्स में आता ही आता है। प्राइवेसी वाला तो बार बार रिपीट हुआ है ना। उसके अलावा शोषण का अधिकार हो, अस्पृश्यता हो, बार बार यूपीएससी ने सवाल इसको लेकर पूछे। डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, तो ये तीन तो आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसको एक एक वर्ड आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसको हो सके तो इसको बेयर एक्ट के फॉर्म में पढ़ लीजिएगा, जैसे संविधान में दिया हुआ है हूबहू बहू उस तरीके से इसको याद कर लेंगे। आपातकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सा ज्यादातर बार इसमें से सवाल पूछा गया है ना। और राष्ट्रपति शासन को इसी के साथ ऐड करके आप लोग देख लेंगे। संविधान में संशोधन पता ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर, संविधान में किस तरीके से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रोसीजर के माध्यम से हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, और इसके अलावा कौन से महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हुए उसके बारे में भी आप लोगों को चीजें कर लेनी चाहिए। क्रैश कोर्स में मैं ये सारी चीजें जो है सिस्टमेटिक तरीके से लिखवा रहा हूं। अगर किसी बच्चे को ये सारा कंटेंट जो है टू द पॉइंट आपको चाहिए हो, मतलब लक्ष्मीकांत की बहुत बड़ी किताब है, उसको पढ़ने में ही बहुत सारा समय लग जाता है ना, तो एकदम रजिस्टर के फॉर्म में आपको क्रिस्पी नोट्स चाहिए हो तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उसे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। शक्तियों का पृथक्करण बहुत इंपॉर्टेंट है प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। मूल संरचना काफी इंपॉर्टेंट है। संसदीय सरकार, है ना, तो आपको पता है विशेषताएं यूपीएससी जो है इसको लेकर सवाल पूछ लेता है। केंद्र राज्य संबंध जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। संघीय सिस्टम जो है भारत के बीच में किस तरीके का संघ है, और केंद्र और राज्य के बीच में कौन कौन से प्रमुख मतलब किस तरह की शक्तियों को बंटवारा किया गया है, किस तरीके से बांटा गया है, किस तरह के निर्देश जो है वो केंद्र राज्य सरकारों को दे सकता है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। संघ और राज्य कार्यपालिका जिसके अंदर राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति और गवर्नर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। राष्ट्रपति पे तो सवाल हर साल से पिछले 10 सालों से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता एक भी साल ऐसा गया है जब राष्ट्रपति पे सवाल नहीं पूछा गया है। उसके अलावा न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने संसदीय सरकार को लेकर बात की है तो आप लोग देखेंगे संसद वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया उसको, लगभग 10 से 15 पेज में सारा संसद। तो उसके अंदर कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपका बाहर चला जाए, उससे बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप क्रैश कोर्स में नहीं
तो आप संसद वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके अंदर सवाल आपको 2 से 3 सवाल पॉलिटी में प्री में देखने को मिलेंगे, इवन कई बार 4 से 5 सवाल भी देखने को मिलते हैं इसी स्पेसिफिक टॉपिक से। दूसरा, मैंने आप लोगों को बात की कार्यपालिका को लेकर, न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो 2 न्यायपालिका पे सबसे ज्यादा फोकस करिएगा, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, है ना। नीचे देखें अगर हम लोग, लोअर कोर्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, 1-1.5 पेज का चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। पंचायती राज और स्थानीय शासन को लेकर भी सवाल पूछा जाता है ना। इसके अंदर जो प्रकार है, खास करके छावनी बोर्ड किस तरीके से काम करता है, या अधिसूचित क्षेत्र समिति क्या है, टाउन एरिया कमेटी या समिति क्या है, ये स्पेसिफिक चीजें आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है यूपीएससी विधिक निकाय, कार्यपालिक निकाय, संवैधानिक संस्थान, गैर संवैधानिक संस्थान, बार बार इन टॉपिक्स में से सवाल को रिपीट कर रहा है, तो थोड़ा सा अच्छे से इन टॉपिक्स पे आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत। उसके बाद अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें, थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, अब तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो इस साल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ना। तो उस अर्थक्वेक को इसी थ्योरी के माध्यम से हम लोग समझ पाए हैं, या उस यही थ्योरी जो है उसका बेस भी है। प्लेट्स मूव करती हैं, उसी के चलते अर्थक्वेक आता है, उसी के चलते एनर्जी रिलीज होती है ना। तो उस पॉइंट से आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे। बाकी जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जो सिलेबस है ना यूपीएससी के मेंस में, उसके अंदर क्या है, आपदाएं बहुत इंपॉर्टेंट, तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, ये काफी एक कोर एरिया रहता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे सीधे सवाल बनते हैं, है ना। साइक्लोन को लेकर सवाल मेंस में भी इस बार देखने को मिला, और इवन एल नीनो, ला नीना, है ना, इंडियन ओशियन डाइपोल वगैरह जो हैं, ये ऐसी घटनाएं हैं जिसपे सवाल बार बार बने। एल नीनो हो चाहे ला नीनो हो, इसको लेकर बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्रैश कोर्स में ये सारा सब्जेक्ट हम ही करवाने वाले हैं, एकदम टू द पॉइंट आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए प्रीलिम्स में, तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर उसके अलावा अगर हम लोग देखें, जैसे मानसून है, भारत के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसून की कार्यप्रणाली, किस तरीके से हवाएं आती हैं, उन हवाओं का फ्लो किस तरफ से रहता है, डायरेक्शन किस तरीके से रहती है, और किस तरीके से उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो वापस तौर पर जाता है, कहां पे वो बारिश करता है, कहां नहीं करता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको पता हो। जलवायु यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप देखोगे तो जलवायु वाला सेगमेंट जो है, क्लाइमेट से हर बार 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इवन भारत की जलवायु थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाती है, हिमस्खलन हो, है ना, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड्स वगैरह बोलते हैं, बाढ़ आ जाए, अचानक से आ जाए, तो उसको फ्लैश फ्लड भी बोलते हैं, ये टॉपिक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। अगर मैं थोड़ा सा 1-2 चीजें आप लोगों को और अच्छे से बताऊं, तो जैसे मैपिंग वाला जो सेगमेंट, इंडिया की अगर ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें, भारत के भूगोल को लेकर अगर हम लोग बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो ठीक है, चलो आपको कुछ ना कुछ जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग देखें मैपिंग में, तो थोड़ा सा पर्वत के बारे में, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रमुख पर्वत हैं वो आपको पता हो, झीलें जो हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण वो पता हो, सागर पता हो, कुछ जल संधियां आप लोगों को पता हो अच्छे से, जिन पे सवाल बन सकता है, महासागरीय धाराएं वो अच्छे से थोड़ा सा आप लोग कर लेंगे मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कुछ कुछ एरियाज हैं जिन पे बार बार सवाल यूपीएससी पूछता है ना। जैसे कोई भी जो पर्वत वगैरह है, हिल्स वगैरह, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हो, उनकी शिखर वगैरह क्या है, किस तरीके से हैं, कहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और ये वाला सेगमेंट गुजरता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो इसी पे फोकस करने की जरूरत है। अगर मैं भारत की बात करूं स्पेसिफिकली, तो भारत के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। एक तो भारत की प्रमुख पहाड़ियां सबसे ज्यादा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट। दूसरा, दर्रों को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये थोड़ा ज्यादा कोर एरिया है। वैसे तो एनवायरमेंट की मैपिंग को इसके साथ मिलाकर ही देखना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इस सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करो। इवन भारत की जो झीलें वो ज्यादा पूछी जा रही हैं, आर्द्र भूमियां हैं भारत की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं। ये कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे आप काम करके कम टाइम देके बहुत अच्छा मार्क्स इसमें से स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो ज्योग्राफी को हम लोगों ने थोड़ा अच्छे तरीके से देखा। अगर हम लोग आगे देखें तो हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं, जैसे आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा सभ्यता, एक सवाल इससे हर बार रहता है। और मेरी बात मानो, मैंने एक वीडियो डाल रखी है, लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहां से कौन कौन सी चीजें मिली वो तो है ही है, बेसिक है, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं या क्लास भी कर सकते हैं क्रैश कोर्स में, टू द पॉइंट ये चीजें मैं करवाने वाला हूं। लेकिन उसके अलावा आपके पास अगर चीजें हैं तो थोड़ा सा स्थल संस्कृति विशेषताएं, इसका पतन कैसे हुआ, इस चीज पे ध्यान देंगे। वैदिक सभ्यता में जो है ना, जैसे ये जो लास्ट वाला टॉपिक अगर आप लोग देखेंगे, वैसे तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए।
इन दोनों पीरियड के बीच में किस तरह से डिफरेंस है, चाहे वो महिलाओं की स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति, कैसे कबीले से धीरे धीरे स्टेट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, किस तरीके से महिलाओं के अधिकारों में कमी होती हुई दिखेगी, विदत को लेकर या समिति को लेकर किस तरह के अधिकार थे, ये बेसिक बेसिक चीजें, कर क्या लगता था नहीं लगता था, सेना राजा स्थायी रखने लगा था नहीं रखने लगा था, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, है ना। और इनसे जुड़े जो प्राचीन शब्द हैं जैसे बलि क्या था, ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। आगे महाजन पद आपको पता है, कुछ छोटे छोटे, पहले क्या होता है ना, कबीला होता है ना, जिसको आप लोग थोड़ा जन के तौर पर भी कह सकते हैं। फिर आगे जब जो है कबीला जन जब बड़ा हो जाता है तो उसको महाजन पद कहने लगते हैं। आकार का डिफरेंस, तो कुछ प्रमुख महाजन पद आपको पता है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जो है प्रचलित होते हैं। उसमें मगध धीरे धीरे किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किस तरीके से वहां पे अगर आप देखोगे लोहे के संसाधनों का इस्तेमाल मगध करने लगेगा, जंगलों को काटने का इस्तेमाल जो है काटेगा लोहे का इस्तेमाल करके मगध, है ना। किस तरीके से उसकी जो राजधानियां उनकी लोकेशंस रही, किस तरह उसको महत्वाकांक्षी शासक मिलते चले गए, ये एकदम टू द पॉइंट चीजें जो हैं आप लोगों को पता होने चाहिए, ताकि आप बेसिक अगर कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकें। इसकी मैपिंग भी थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। मौर्य वंश फिक्स है, हर साल अशोक को लेकर सवाल बनता ही बनता है ना। तो मौर्य काल के जितने भी महत्वपूर्ण राजा रहे उनको थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोग देख लेंगे। ये काल भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, मौर्योत्तर काल। आपको पता है कुछ स्थानीय राजवंश यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे सातवाहन वगैरह हैं, है ना, लोकल राजवंश हैं ये लोग। और वहीं अगर आप देखोगे जैसे शुंग, कर्ण और इसके साथ ही सातवाहन जो है स्थानीय राजवंश हैं। लेकिन यहीं इसी टाइम पे अगर हम लोग विदेशियों का आक्रमण देखें तो आपको हिंद यूनानी दिखेंगे, आपको कुषाण दिखेंगे, है ना। इस तरीके से शक हो गए, पल्लव हो गए, ये लोग अटैक करते हैं और इनका स्थानीय शासकों के साथ टकराव होता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए। इसी टाइम पीरियड में गुप्तोत्तर काल के टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखें रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है ना। तो कौन कौन से एरियाज रहे, मैपिंग क्या थी, रेशम मार्ग कहां से गुजरता था, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आता है गुप्त काल। तो जैसे मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, मौर्य काल हो, मौर्योत्तर काल हो, गुप्त काल हो, प्रशासन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर आप लोग फोकस करेंगे तो आपको सीधे सवाल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो गुप्त काल जो है भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था, है ना, गोल्डन पीरियड कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये वही काल है जब राज्य, अगर आप देखेंगे उत्तर भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत करते हैं गुप्त काल वाले लोग, है ना, जो शासक है उत्तर भारत को एकीकृत करने में गुप्त जो शासकों का बहुत बड़ा योगदान है। फिर इसी टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे कला के क्षेत्र में काफी प्रगति देखने को मिली, है ना, किस तरीके से मंदिर स्थापत्य का निर्माण देखने को मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, अमर सिंह जैसे लोग जो हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं गुप्त काल में, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे, इवन सोने के बहुत सारे सिक्के जो हैं जिनको दिनार बोलते थे गुप्त काल में, ये जारी किए गए। शुरुआती स्तर में रोमन के साथ अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलता है ना। कुछ महत्वाकांक्षी शासक जो हैं गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। समाज में चीजें थोड़ी बेहतर होती हैं, शूद्रों की स्थिति काफी अच्छी होती है। तो ये सारी चीजों के चलते गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं। आगे अगर हम लोग मध्यकाल इतिहास के बारे में बात करें तो गुप्त काल के बाद जो राजवंश आए जैसे चालुक्य, वर्धन, राष्ट्रकूट, चोल, है ना, इनका टाइम पीरियड देख लीजिएगा। कौन कब किसकी स्थापना किसने की, किस क्षेत्र में की, है ना, और कब से कब तक ये राजवंश चला, बस इतना भी कर लेंगे तब भी काम हो जाएगा। एरिया पता होना चाहिए इनका। फिर विजयनगर साम्राज्य तो आपको पता है फिक्स है ना। कल्याण मंडप जैसे सवाल सीधे देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग देखेंगे कला वाला सेगमेंट विजयनगर साम्राज्य में और इंपॉर्टेंट है ना। तो ये थोड़ा सा इसको अच्छे से करेंगे। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन फिक्स है, एक आध सवाल किसी ना किसी पे पूछा जाएगा, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, है ना, कोई भी वहां पे चैतन्य को लेकर सवाल मेंस में पूछा गया। तो जो भी इस सेगमेंट में यहाँ के टाइम पीरियड में जो भक्ति संत थे, अगर आप चाहते हैं उसमें भी सीधा सवाल आपको पता लग जाए तो समकालीन देख लीजिएगा, कौन सा भक्त किसके समकालीन था। जैसे एक सवाल पूछा गया था कि बाबर के समकालीन कौन था, इस तरह के सवाल यूपीएससी ज्यादा फोकस करता है। कबीर किसके समकालीन थे, है ना, दो लोगों का नाम दे देगा यूपीएससी, फिर समकालीन पे फोकस किया जाएगा, तो ध्यान रखना है। फिर दिल्ली सल्तनत में थोड़ा प्रशासन वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग, है ना। राजाओं का क्रम तो पता होना ही चाहिए मोटा मोटा कि इसके बाद कौन आया, रजिया के बाद बलबन आया, है ना, खिलजी वाला सेगमेंट, ये कौन कौन से वंश पहले आए, गुलाम वंश पहले था, खिलजी वंश, ये इस तरीके से। और इसके अलावा बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा इन चीजों को करने में, थोड़ा टू द पॉइंट आप चीजें कर सकते हैं। बट प्रशासन वाला सेगमेंट जैसे खिलजी ने जो सुधार किए वो आपको लोगों को पता होना चाहिए, है ना। खिलजी ने थोड़ा, जैसे न्याय के क्षेत्र में बलबन का नाम भी आता है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि किसने क्या कुछ चीजें की, है ना।
आगे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा मुगल साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य के अंदर ही सूर साम्राज्य आता है, शेरशाह सूरी, जिसने बहुत सारे सुधार किए मध्यकाल के टाइम पे। जीटी रोड वाला एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। तो उस इवन बाजार सुधार जो अलाउद्दीन खिलजी किए उसको फॉलो किया शेरशाह सूरी ने। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप कंपैरिजन कर सकें किस तरीके से। इवन आप सोच के देखिएगा, इक्ता को लेकर जो दिल्ली सल्तनत में व्यवस्था थी, इसको लेकर आगे चलकर मनसबदारी व्यवस्था आती है, इनको लेकर यूपीएससी ने बड़े सवाल पूछे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो आपको थोड़ा देखना है कि दिल्ली सल्तनत में क्या चीजें थी, भूमि की माप किस तरीके से होती थी, और अकबर के टाइम पीरियड में या फिर अगर हम लोग मुगल काल में देखते हैं तो किस तरीके से चीजों में बदलाव आता है ना। तो थोड़ा उस तरीके से फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रैश कोर्स में मैं ये सारी चीजें आप लोगों को करवाने वाला हूं। आधुनिक इतिहास में अगर हम लोग चीजें देखें, यूरोपीय लोगों का आगमन किस तरीके से हुआ, थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम पीरियड में। वैसे यूपीएससी ने फैक्ट पहले छोड़ दिया था ना, 2-3 साल पहले अगर हम लोग देखें तो फैक्ट से यूपीएससी पीछे हट गया था। अब पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है किसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां एस्टेब्लिश की, कौन सा यूरोपीय जो कंपनी है पहले आई फिर बाद में आई, इनका सीक्वेंस क्या था, ये लोग पहले कौन आया बाद में कौन आया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। इवन प्लासी और बक्सर पे भी फोकस करिएगा, है ना। किसके राजा के बीच में लड़ाई हुई, कब इलाहाबाद की संधि देखने को मिली, है ना। शुरुआती युद्ध जो हुए उनका सीक्वेंस क्या था। इवन आपको मध्यकाल में होने वाले युद्धों का सीक्वेंस भी पता होना चाहिए था, है ना, होना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कहां हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, सेकंड वॉर कब हुआ, है ना। फैक्ट है, अभी पूछ रहा है प्री में। ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल चीजों को मैंने कभी प्रमोट किया, बहुत कम, लेकिन फैक्ट अभी पूछ रहा है प्री में। तो आपको उस तरीके से ही अपनी तैयारी को डायमेंशन देना होगा। आगे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, मराठा, सिख, राजपूत, दक्कन सल्तनत, ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्षेत्रीय राज्य भी प्रीलिम्स में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-10 मिनट भी देंगे एक वो तो हो जाएगा काम। फिर ब्रिटिश की जो नीतियां है ना, चाहे वो सामाजिक नीति हो, चाहे वो राजस्व को लेकर नीति हो, प्रशासनिक नीति हो, आर्थिक नीति किस तरीके से ब्रिटिश की रही है, अंग्रेजों ने किस तरीके से चीजें की हैं, वो आपका मोटा मोटा पता होना चाहिए। लास्ट में देखो बहुत अच्छा है, वायसराय जो जितने भी रहे उनके नोट्स बना के रख लीजिएगा, सवाल बनेगा। संवैधानिक विकास हम लोगों ने पहले ही देख लिया है तो उसको दोबारा से यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। जितने गवर्नर जनरल रहे हैं या वायसराय रहे हैं उनका नोट्स बना लीजिएगा। जितने एक्ट रहे हैं उन पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके चीजें कर लीजिएगा। एक चीज और है, जैसे यहाँ पे आ गया है, ये भारतीय पुनर्जागरण काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी मैंने लिख दिया है किन किन पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ज्योतिबा फूले है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। महात्मा गांधी, नेहरू, लाला लाजपत राय, बोस, डॉक्टर अंबेडकर, इनके ऊपर फोकस करके आप सीधे सवाल सही कर सकते हैं, है ना। तो मैंने काफी आसान कर दिया है आपके लिए चीजें। अब आप इसका कितना फायदा उठा पाते हैं ये याद रखिएगा। थोड़ा सा याद रखिएगा, जो समाज सुधार हुए इन्हीं लोगों ने किए ना। भारत में पुनर्जागरण का क्या मतलब है, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन। तो जो जो संस्थाएं इस टाइम में एस्टेब्लिश हुई, जैसे आर्य समाज किसने एस्टेब्लिश किया, ज्योतिबा फूले के द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्रह्म समाज को लेकर जिक्र आता है, पहले कौन था, राजा राम मोहन राय था, आगे चलकर किस तरीके से केशव चंद्र सेन, है ना, ये सब लोग जुड़ते हैं। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, यहाँ पे नाम लिख दिए उन पे, उनको तैयार कर लीजिएगा। कांग्रेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कब उत्पत्ति हुई, क्या थ्योरी है उसकी उत्पत्ति को लेकर, लाला लाजपत राय ने किस तरीके से, है ना, वॉल को लेकर थ्योरी दी कि नहीं अंग्रेजों ने इसको क्रिएट किया है। उसके अलावा कांग्रेस के सेशन कहां पे हुए, पहले सेशन में कौन अध्यक्ष था, मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, महिला अध्यक्ष कौन थी, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। फिर कुछ कुछ चीजें मैंने लिख दी हैं जिन पे सीधे सवाल है। आप सोचिए, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, फिर सूरत का विभाजन, होम रूल लीग जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ समझौता, रॉल्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन है, गांधी इरविन समझौता है, साइमन कमीशन है ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन है, ठीक है। आईएनए वाला जो सेगमेंट है वो देख लीजिएगा। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से मैंने टू द पॉइंट निकाल दिया आप लोगों के लिए। आपको बस इन टॉपिक्स को कर लेना है, अगर चाहते हैं प्रीलिम्स में कुछ और करने की जरूरत ना पड़े। टू द पॉइंट, सब्जेक्टिव चीजें तो है ही हैं, अब इनका कंटेंट आपके पास है कि नहीं वो आपकी टेंशन है, क्योंकि मैंने तो बहुत बार बोल दिया कि क्रैश कोर्स आप लोग करके ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से, इवन इससे भी ज्यादा चीजें कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं कर सकता तो उसके लिए भी मैंने चीजें निकाल दी हैं, अब आप अपने तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। इकोनॉमी में क्या चीजें हैं, विकास की गणना के कौन कौन से जीडीपी को लेकर मेथड्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्रोथ कैसे मापी जाती है, योजनाएं, है ना, पंचवर्षीय सारी योजनाओं के टारगेट्स आपको पता होने चाहिए।
इवन ये भी पता होना चाहिए कौन सी पंचवर्षीय योजना में हमने टारगेट को मैच किया और कौन सी में हम फेल हो गए। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पे ज्यादा फोकस किया गया, है ना, किस पंचवर्षीय योजना में थोड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म को लेकर चीजें की गई, ये बेसिक चीजें, है ना, कहां पे जो है महालनोबिस मॉडल जो है शुरू हुआ, क्यों फेल हो गया, ये छोटी छोटी चीजें आपको लीड बैंक योजना यूपीएससी ने पूछी थी, ये इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं में से एक सवाल था, तो पता होना चाहिए आप लोगों को अच्छे से। फिर उसके बाद में मौद्रिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई वाला सेगमेंट, इवन आरबीआई के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्या पावर्स हैं, कौन संरचना है, कौन अध्यक्ष है, गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है, सब कुछ। उसके अलावा मौद्रिक जो नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिर फिस्कल पॉलिसी जो है आपका बजट वाला सेगमेंट, बैंकिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट जो है, सीआरआर वगैरह जो भी है ना, एसएलआर, सारी चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए इसके अंदर बैंकिंग वाले चैप्टर में। कैपिटल जो मार्केट है, जैसे सेबी वाला सेगमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इवन इसके साथ मिला के आप आजकल सवाल पूछ रहा है यूपीएससी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उनके बारे में भी आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सेगमेंट है, मतलब भारत का बाह्य क्षेत्र बहुत अच्छे तरीके से पता हो। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तीनों में से एक पे सवाल हर बार ही आता है, चाहे वो आईएमएफ को लेकर आए, चाहे विश्व बैंक को लेकर आए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्री में। एग्रीकल्चर सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस करेंगे भाई, है ना, पिछले कुछ सालों में इकोनॉमी में एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे एमएसपी वाला सेगमेंट है, कौन इशू करता है, कितनी फसलों पे जारी किया जाता है, सरकार कब जारी करती है, कौन सी मंत्रिमंडलीय समिति जो है इसको मंजूरी देती है, बार बार यही सवाल यूपीएससी ने पूछा है। एफआरपी क्या है, एमएसपी क्या है, रेगुलेशन क्या है, इससे जुड़े संस्थान कौन से हैं, है ना, इवन जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें, है ना, फूड वाला जो भंडारण हम लोग करते हैं, खाद्य भंडारण, बफर स्टॉक बना के, उससे जुड़ी हुई चीजें सारी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, जो नई नई चीजें आ रही हैं एग्रीकल्चर में, जैसे नीम कोटेड यूरिया है, क्या होता है, नैनो लिक्विड यूरिया है, वो क्या होता है, बेसिक चीजें आप। फिर जीरो बजटिंग क्या होती है ना, आपने एग्रीकल्चर में देखा होगा, पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में क्लियर होनी चाहिए आपको। इकोनॉमी स्टार्ट होने वाला है क्रैश कोर्स में, अगला सब्जेक्ट आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, हर बार सवाल आता है। फिर उसके बाद में थोड़ा कल्चर को देख लेते हैं जल्दी से। वैदिक युग का साहित्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, संस्कृत साहित्य और क्षेत्रीय भाषा का थोड़ा सा जो साहित्य है, इन दोनों पे सबसे ज्यादा फोकस करिएगा, सवाल मिल जाएगा आप लोगों को। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो आजकल साहित्य है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाला, उसके लिटरेचर पर बहुत सवाल पूछ रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो उस पर फोकस करके आप चीजें सही कर सकते हैं। भारत में मंदिर वास्तुकला अभी तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मंदिर को लेकर जितना भी कल्चर वाला सेगमेंट है, आर्ट वाला सेगमेंट है, वास्तुकला वाला सेगमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। मौर्य स्तंभ, अशोक वाले थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये तो और इंपॉर्टेंट है। संगम साहित्य प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। गुफा वास्तुकला देख सकते हैं, चित्रकारी पे ध्यान दे सकते हैं। जल्दी से आगे देखते हैं, ये कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो अच्छे से कर लीजिएगा। समान नागरिक संहिता सवाल दिख सकता है, आदर्श कारागार अधिनियम है, इस पे काम कर लीजिएगा। आर्टिकल 370 चुनावी बॉन्ड, राज्यपालों को मिलने वाली शक्तियां, विधायक कब अयोग्य हो सकता है, कुछ टॉपिक्स मैंने काफी मेहनत से निकाले हैं, ध्यान से करिएगा इसको। राज्यसभा चुनाव जो है उस पर ध्यान दे सकते हैं, करंट अफेयर में रहे ये सब कुछ। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति है 2024 की, ईवीएम है, ईडी और सीबीआई के बीच में डिफरेंस भी पता हो, और इन दोनों के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए, कौन किसके अधिनियम के तहत स्थापित हुई है। धन संशोधन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके बारे में पता हो। फीमा वाला जो अधिनियम है वो पता हो। ये अध्यादेश आया 2023 का दिल्ली को लेकर, ये पता हो। विवाह करने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है, न्यूज में रहा है, पता होना चाहिए। इवन इससे जुड़ी हुई जो आपको पता है, करंट अफेयर में चल रहा था कि एज कम करना चाहिए, काफी 3 से 4 बार एडिटोरियल डिस्कस किया है हमने उसको लेकर, तो पता होना चाहिए आपको। परिसीमन आयोग पिछले साल भी न्यूज में था, इस बार भी। यूक्रेन और ये जो प्लेसेस इन न्यूज को लेकर है, हालांकि एक अलग वीडियो आने वाला है प्लेसेस इन न्यूज को लेकर एकदम डिटेल में, बट फिर भी मोटा मोटा देख लीजिएगा। यूक्रेन, ईरान, पाकिस्तान, यमन, दक्षिण चीन सागर, लाल सागर, इजराइल, गाजा, मिस्र, पश्चिमी तट वाला जो सेगमेंट है, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, बाल्टिक सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मोरक्को, तुर्की, सूडान, इथोपिया, हिंद महासागर वाला सेगमेंट है, कौन कौन सा देश, सीक्वेंस किस तरीके से है, पता होना चाहिए। इंडियन ओशन में, है ना, इंडियन ओशन में मॉरिशस वाला जो सेगमेंट है, मालदीव वाला सेगमेंट है। इवन आप देखेंगे तो रीयूनियन आइलैंड जो है इसी सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। मेडागास्कर वाला सेक्टर है, सेशल्स काफी न्यूज में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, नीचे अगर हम लोग देखें यहाँ पे कौन कौन सी रिपोर्ट्स न्यूज में रही हैं 2024 में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये पता होना चाहिए किसने किसने जारी की है और इसके अंदर क्या है। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आपकी, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक, हेनले पासपोर्ट, है ना, इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस इंडेक्स जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और ये रसद वाला लॉजिस्टिक वाला जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, मैंने आपको कई बार क्लासेस में पूछा है, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है तो पता होना चाहिए। ये सारे मैं क्रैश कोर्स में करवाने वाला हूँ। साइंस एंड टेक के टॉपिक देख लीजिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार 19 जो थेरेपी है इसके बारे में पता हो, कार्ट सेल थेरेपी बार बार प्रीलिम्स में पूछा गया है। चंद्रयान 3 मिशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, पिछले साल न्यूज में था, सवाल बचा है, इस बार आने की संभावना है। आदित्य L1 मिशन थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पता हो, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस बार फिर से इस पे सवाल देखने की संभावना है। स्पेस को लेकर, इंटरनेट को लेकर काफी काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, हम चाह ही रहे हैं कि स्टारलिंक जैसा प्रोजेक्ट भारत में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, तो ध्यान रखेंगे इसको लेकर। निसार मिशन है, इसरो और नासा का मिलकर इन दोनों ने चलाया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप है, काफी न्यूज में है। जीएसएलवी मार्क 3 जो वाला सेगमेंट है ये देख लेंगे। गगनयान मिशन, जीएम मस्टर्ड, ये आपको पता है सरसों की फसल है तो उसको पता होना चाहिए। बीटी कॉटन, ये यूएवी जो ड्रोन वाला सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है इसको लेकर। न्यूक्लियर फ्यूजन है। 3D और 4D प्रिंटिंग में क्या अंतर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन फ्यूल, है ना, लिथियम आयन बैटरी जो है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, बार बार पेटेंट को फिर से जारी करवाना, थोड़ा बहुत चेंज करके फिर 20 सालों के लिए पेटेंट ले लेना, इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग। फिर उसके अलावा नोबेल प्राइज 2024 में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है आप चीजें देख सकते हो, ये काफी ज्यादा भारत भी काम कर रहा है और नया स्टेशन जो है चाइना की ओर से स्टैब्लिश किया गया है और पुराना वाला जो है उसका टाइम जा चुका है। तो ये कुछ चीजें हैं करंट अफेयर में, सिंधु घाटी वगैरह रही है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये फिर से सेम चीजें। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे चित्रकला को लेकर थोड़ा सा, अजंता चित्रकला थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इवन भारत में जो लोक चित्रकला है ना, जैसे आप लोग देखेंगे मधुबनी वाली पेंटिंग्स काफी न्यूज में रहती, इस तरह से स्पेसिफिक अगर कहीं से पकड़ पाए सवाल तो वो ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा लोक कला के बारे में थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा आप लोग। भारत के शास्त्रीय नृत्य कुछ नहीं है, थोड़े बहुत हैं, एक तैयारी करके उसको टू द पॉइंट नोट्स बना के किसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ओडीसी स्पेसिफिकली देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी में कुछ करंट अफेयर की चीजें हैं, जैसे डार्क स्काई रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर है, हिम तेंदुआ इसका सेंसस हुआ है, डुगोंग परियोजना है, डुगोंग के बारे में बेसिक चीजें पता हो, इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको, किसका IUCN स्टेटस क्या है, राष्ट्रीय पार्क वगैरह जो है उनकी मैपिंग बहुत अच्छे तरीके से हम करवाने वाले हैं क्रैश कोर्स में, आप उस तरीके को उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। मीथेन उत्सर्जन बार बार प्री में सवाल आ रहा है ना, जलवायु परिवर्तन को लेकर किसका क्या टारगेट है, 2024 में भी प्रीलिम्स में सवाल पूछा, यूरोप को लेकर भारत का क्या टारगेट है ना, क्या क्या इनिशिएटिव जो है इसको लेकर किए जा रहे हैं, जितने भी समिट अब तक हो चुके हैं उनका इंफॉर्मेशन इसके अंदर पता होना चाहिए। मिशन लाइफ क्या है, करंट अफेयर का है। प्लास्टिक ओवरशूट डे, ग्रैप जो है 2023 का जैव विविधता अधिनियम है संशोधन, ये पढ़ लीजिएगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, सूखा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली क्या है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। अटलांटिफिकेशन क्या है, न्यूज में रहा है, बहुत पता होना चाहिए। ब्लू ओशन इवेंट है, जैव ईंधन है, E10 ईंधन क्या है, वन संरक्षण अधिनियम संशोधन 2023, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान है भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, निकाल के रख दिए, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें एक या दो पे सीधा सवाल दिखेगा आपको। I2U2, क्वाड, ऑकस वाला सेगमेंट, है ना, ब्रिक्स को लेकर काफी न्यूज में है, लगातार ट्रंप इसको टारगेट कर रहे हैं। G20 को लेकर, G4 को लेकर, SCO क्या है, अफ्रीकी संघ क्या है, मार्कोसुर और नाटो क्या है ना, तो नीचे और भी हैं, CSTO क्या है, आर्कटिक काउंसिल क्या है, पेरिस समूह जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, SCO भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच, है ना, काफी अच्छे अच्छे मैंने जितने भी न्यूज में रहे हैं पिछले 1-2 साल में ये आप लोगों के सामने। फिर ट्रेड और इकोनॉमी को लेकर कुछ ग्रुप्स हैं न्यूज में रहे हैं, जैसे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, बेल्ट एंड रोड पहल है, इसके बारे में पता हो। RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, है ना, काफी भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था तो वो फिर से भारत को रिक्वेस्ट किया जा रहा है इस चीज के लिए। मुक्त आवागमन व्यवस्था है, ओपेक है, FTA है, भारत UAE मुक्त व्यापार समझौता है,
और रेयर जो मेटल्स हैं उसको लेकर भी काफी सवाल प्रीलिम्स में बन सकता है ना। फिर गवर्नमेंट और पॉलिसीज वगैरह अगर देखें, मनरेगा, अंत्योदय अन्न योजना, सतत मिशन क्या है, पीएम किसान क्या है, लखपति दीदी योजना क्या है, नेट जीरो और मिस्ट्री क्या है, दृश्य, जीवंत गांव कार्यक्रम, आईडीएक्स पहल, उन्नति, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना, ठीक है, इंडियाज आईए मिशन, एआई मिशन क्या है, आई मिशन, पीएम जो है जनमन क्या है। इस तरीके से कुछ कुछ योजनाएं हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। और अगर आप लोग देखेंगे जैसे बाजरा को लेकर बेसिक फैक्ट पढ़ लीजिएगा, इन्फ्लेशन को लेकर इंडिया में क्या चीजें चल रही हैं, ट्रेड जो डेफिसिट है भारत का, करंट अफेयर की चीजें हैं ये सारी। भारत का निर्यात किसके साथ ज्यादा होता है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या चीजें हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, आयात क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज भारत के ट्रेड अकाउंट पे ज्यादा बर्डन क्रिएट कर रही है। यहाँ पे एमएसपी पहले भी बता चुका हूं, तिलहन, जीएम फसलें, कॉफी, चाय, जूट, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनपे सीधा सवाल देखने को मिल सकता है। रबड़, बैंगनी क्रांति, पीएम प्रणाम क्या है, नैनो यूरिया, नैनो डैप क्या है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड क्या है, भारत में कराधान को लेकर क्या चीजें, है ना। कुछ कुछ सम्मान है जैसे भारत रत्न पुरस्कार 2024, पद्म पुरस्कार, नोबल शांति पुरस्कार, नोबल पुरस्कार 2024, इसके विजेताओं की सूची क्या है, सैन्य पुरस्कार और बॉरलोग फील्ड पुरस्कार के बारे में थोड़ा बहुत चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो ये लगभग लगभग मैंने काफी सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज निकाल दिए, है ना। हर सब्जेक्ट को कंप्लीटली आप लोगों को बता दिया गया है। अगर इतना भी कर लोगे तब भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से 110-15 नंबर आ जाएंगे, बट बशर्ते आपने चीजें बहुत अच्छे तरीके से की। अगर आप चाहते हैं जितना भी ये सब है और उसके अलावा बेसिक की सारी चीजें और 36 महीने का करंट अफेयर अगर आप चाहते हैं कि आप नोट्स के फॉर्म में कर लें या टू द पॉइंट कर लें, ज्यादा समय आपको ना लगे, तो आप डिलाइट आईएएस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो चीज का लिंक दिया हुआ है। अगर किसी बच्चे को 2026 के लिए तैयारी करनी हो, एकदम बेसिक से तैयारी करनी हो और चाहते हो कि सभी सब्जेक्ट आप मुझसे तैयार करें, तो आप जो है डिलाइट आईएएस का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हिस्ट्री में एकदम बच्चों की तरह मैं पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे आप लोगों का लेवल जो है एडवांस लेवल पर कर दिया जाता है। एनसीईआरटी प्लस एडवांस दोनों क्लासेस चल रही हैं। डेली क्विज होता है, उसके अंदर डेली आंसर राइटिंग पे फोकस किया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप जो है ज्यादा ध्यान दी जाती है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि डिलाइट आईएएस एकमात्र ऐसा संस्थान बनने वाला है जो रिजल्ट पे फोकस करेगा, और खास करके हिंदी माध्यम का रिजल्ट, है ना। हो सकता है जल्दी से चीजें इंग्लिश मीडियम के लिए भी स्टार्ट हो, लेकिन अभी के लिए मेरी प्राथमिकता रिजल्ट पे फोकस करना है, खास करके हिंदी माध्यम का रिजल्ट बढ़ना चाहिए। बहुत सारा कंटेंट आप यूट्यूब पे भी आने वाले टाइम में देखेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोट्स हो जिसको आप रिवाइज कर सकें, आप मेरे टच में रह सकें, पर्सनली जो है मैं आप पे फोकस कर पाऊं, इंडिविजुअल लेवल पे आप पे ध्यान दे पाऊं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप कैसे आंसर लिखते हैं, अगर आप ये सारी चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल जो है डिलाइट आईएएस का ज्वाइन कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसको हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि इसमें मेहनत लगती है बहुत, तो आप थोड़ा सा इसको शेयर वगैरह भी कर सकते हैं ताकि बाकी बच्चों को भी बेनिफिट मिले, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।